हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एम के सोनी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए और जो पॉलिटेक्निक छात्र हैं उनके लिए चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर लेके आए हैं और इसका थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। जो थोड़ी सी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने इस पे लिखा हुआ है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा चैप्टर है आज का। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे आज फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स क्या है, और इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर हम देखें तो उसके पहले हमें फिजिक्स की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो फिजिक्स क्या है एक्चुअली नेचुरल जो नेचर के जितने भी फिनोमेना हैं उनकी स्टडी है। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो जो नेचुरल फिनोमेना है या नेचर्स के जो भी हम स्टडी करते हैं उस स्टडी में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि जो भी हम लॉज सेट ऑफ लॉज बनाते हैं, फिजिक्स में जो सेट ऑफ लॉज स्टडी करते हैं वो सेट ऑफ लॉज जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन किए जाते हैं। यानी कि हम जो भी फिजिकल लॉज होंगे उन फिजिकल लॉज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में उनको डिफाइन करेंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या चीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज हम उन्हें कहेंगे कि जिन्हें कि हम मेजर कर सकते हैं। वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी, वो सारे के सारे जो फिजिकल फिनोमेना हैं जिनको कि हम किसी एक टर्म में व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं। वो सभी क्वांटिटीज जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं जो मेजरेबल है। तो ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, वो सारी की सारी क्वांटिटीज, वो सारी की सारी राशियां जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, मापन जिनका किया जाना संभव है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे तो जितने भी जो फिजिक्स के जितने भी लॉज होंगे, सेट ऑफ लॉज होंगे, वो सारे के सारे जो है लॉज इन फिजिकल क्वांटिटीज से ही बनते हैं। या हम ये कह सकते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज ही किसी एक लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है आगे हम क्लासिफाई करेंगे कितने तरीके की होती हैं, कितने काइंड्स की होती हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, जिनको आसानी से मेजर किया जा सकता है, मेजर अभी देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजर किया जा सकता है, उन्हें हम कहेंगे ये फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे टाइम है, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, तो टाइम क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेंथ है, लंबाई है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो लंबाई क्या होगी, लेंथ क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से मास है, मास को हम मेजर कर सकते हैं, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, ठीक है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सारी की सारी चीज जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, ये सब के सब में फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट में क्या करते हैं कि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अब जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपको जो है मार्केट गए और मार्केट में आप 100 रुपए का नोट लेकर के गए और कहे कि चीनी लेने गए। तो चीनी लेने के लिए आप शॉप पे पहुंचे तो उससे कहा कि आप चीनी दे दो, 100 रुपए का नोट दिया, कहा चीनी दे दो। तो वो आपसे पूछेगा कितना चीनी दे दें, मतलब वो क्वांटिटी पूछेगा कितनी चीनी दे दें। तो क्वांटिटी का अर्थ ये हुआ कि वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में आपसे पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछेगा 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चीनी, तो क्या हो रहा है कि वहां पर वो किलो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो एक उसके पास जो चीनी है, यानी कि जो चीनी है वो किसमें मेजर कर रहा है, वो किलोग्राम के हिसाब से वो व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है कि एक स्टैंडर्ड उसके पास एक क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड जो है एक उसके पास एक अपना स्टैंडर्ड है जिससे वो कंपेयर करता है कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो वो जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी उसके पास है, उस फिजिकल क्वांटिटी से जो कंपैरिजन किया जाता है उसे मेजरमेंट कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपके पास एक कपड़े का कपड़ा है
और वो कपड़े को अगर आप मेज़र करते हो, मीटर के स्केल के हिसाब से उसको मेज़र करते हो, 1 मीटर है, 2 मीटर है, आधा मीटर है, 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को उस फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड से मेज़र करते हो। ठीक है, तो यहाँ स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड यहाँ पर मीटर है। इसी तरह से चीनी के केस में स्टैंडर्ड क्या था, किलोग्राम था। तो कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड्स ऑफ सम सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड से उस क्वांटिटी का, जो आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है, जितनी मात्रा में क्वांटिटी आपके पास है, मात्रा है, उस क्वांटिटी को उस सेम फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना, तुलना करना ही मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जो अगर आपके पास एक कोई क्वांटिटी है, किसी चीज की क्वांटिटी है, और उस क्वांटिटी को उस फिजिकल क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, ये मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हो गया। अब देखो, ये जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड था, एक फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड, हम हर एक तरीके का स्टैंडर्ड अलग अलग, हर एक क्वांटिटी के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं। जैसे टाइम के लिए हमने सेकंड डिफाइन कर रखा है। अब अगर हमें टाइम पूछा जाएगा तो हमेशा हम सेकंड के टर्म में बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड होगा, मिनट और आवर्स जो है वो तो खैर उसके मल्टीपल्स में आता है। तो सेकंड उसका एक बेसिक जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो सेकंड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी के जो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से हम क्या करते हैं कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है उसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दी गई फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो दी गई, जो हमारे पास स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट मान लेते हैं, उसको हम यूनिट कह देते हैं। अच्छा, यूनिट की बात करें तो जैसे हम समय, टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट हमने सेकंड मान लिया। अगर हमारे पास लेंथ मेजरमेंट करनी हो तो उसको हम मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर क्या हो गया, इसका एक मीटर क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। सेकंड क्या हो गया, यूनिट हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो टाइम क्या है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है और जिसका यूनिट क्या है वो सेकंड है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट सेकंड होगा। लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट मीटर है। ठीक है, यानी कि मीटर्स के टर्म में हम किसी भी लेंथ को मेजर करेंगे। इसी तरीके से मास अगर बात करें तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है और मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट है, तो ये यूनिट कौन निर्धारित करता है, ये स्टैंडर्ड कौन निर्धारित करता है, स्टैंडर्ड ये आया कहाँ से। ठीक है, तो क्या है कि पहले भी पुराने जमाने से भी अगर चली आ रही बात है कि सब लोग अपने अपने कंट्रीज में, सारे कंट्रीज का, सारे स्टेट्स का अपना एक अलग अलग मेजरमेंट हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई अनाज खरीदना है तो अनाज खरीदने के लिए क्या है कि वो एक अंदाजे से या उनका अपना कोई मेजरमेंट बना लेते थे और उसके कंपैरिजन में उसका रेट निर्धारित कर देते थे और उसकी बिक्री करते थे। अब मान लीजिए एक एरिया का कोई व्यापारी है और उस एरिया में व्यापारी ने किसी सामग्री को खरीदा और उसको वहां के यूनिट के हिसाब से खरीदेगा, फिर ले जाकर के दूसरे स्टेट में गया और वहां पर कोई दूसरी यूनिट चलती है, दूसरी यूनिट प्रचलन में है, तो फिर क्या होगा कि वहां पर उसको बिक्री अगर करना है अपने सामान की तो वहां की यूनिट के हिसाब से, दूसरे स्टेट की यूनिट के हिसाब से मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। अब इस तरीके से क्या था कि पहले सभी कंट्रीज के अलग अलग अपने अपने मेजरमेंट हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल संस्थाएं बनी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी और वहां पर कुछ मानक निर्धारित कर दिए गए और उन मानकों के आधार पर यह बताया गया कि आज से अगर कोई लेंथ में मेजरमेंट करना है तो हम मीटर में करेंगे, अगर हमें क्या कहते हैं कि कोई मास मेजरमेंट करना है तो मास को हम किलोग्राम में करेंगे, अगर टाइम मेजरमेंट करना है तो सेकंड में करेंगे। तो इस तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है
एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पेरिस में स्थित है, और उसको देखिए वहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में निर्धारित होता है कि किस यूनिट को हम क्या क्या कहेंगे, किस क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम कौन से स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और वो वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इसमें क्या है कि कॉन्फ्रेंस, इसका जो नाम था, इसका नाम थोड़ा सा जो फ्रेंच नेम है, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स, या CGPM कहते हैं उसको हिंदी में, अगर हम अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स है, ये संस्था पेरिस में है, और ये निर्धारित करती है कि किस फिजिकल क्वांटिटी को हम के लिए हम कौन सी यूनिट निर्धारित करेंगे, या कौन सी यूनिट होगी जिसके द्वारा उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कुछ यूनिट्स थे, उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो यूनिट हम निर्धारित करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यूनिट्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यूनिट एक ऐसा हो, अगर हम ये सारे डिस्कशन के बाद अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो यूनिट ऐसा होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो, यानी कि सभी उसको एक्सेप्ट कर सके, यानी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर तरफ हो, हर जगह हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसकी अगर हम बात करें तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लीजिए सेकंड अगर हमने निर्धारित किया है तो सेकंड है क्या चीज, यानी सेकंड की अपनी एक डेफिनेशन होनी चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए कि सेकंड कहाँ पर हम किस तरीके से सेकंड को हम जानेंगे। मीटर है तो मीटर की एक अपनी डेफिनेशन होनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए कि मीटर होगा क्या, आखिर उसकी मात्रा कितनी होगी। किलोग्राम अगर है तो किलोग्राम होगा क्या, उसकी मात्रा कितनी होगी। इसी तरीके से क्या है कि सबसे पहली बात अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं, यूनिट की जो प्रॉपर्टीज है, जो हम कह सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, देखिए हेडिंग बनाएंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि कोई भी यूनिट अगर हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हम किसी यूनिट को निर्धारित करेंगे तो उसका सबसे पहले डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। ठीक है, उनको हम डिफाइन कर सकें। दूसरी बात, ये इतने सारे डिस्कशन से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि इनकी जो है अवेलेबिलिटी भी हो। अगर मान लीजिए आपने मीटर निर्धारित किया है तो मीटर आसानी से अवेलेबल भी है, किलोग्राम निर्धारित कर, किलोग्राम आपका अवेलेबल भी है। ठीक है, तो दे शुड बी easily available होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहली चीज वेल डिफाइंड होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। चौथी चीज, अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो अब मान लीजिए एक बार आपने यूनिट निर्धारित कर दी तो उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम अगर हम निर्धारित करते हैं तो 1 किलोग्राम हम
उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। यानी 1 किलोग्राम जितनी वैल्यू अभी है या जितनी मात्रा अभी है उसमें, वो आने वाले समय आगे समय में भी वो मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो यानी क्या होना चाहिए कि इसमें जो है हम ये कह सकते हैं इनवेरिएबल होना चाहिए। दे शुड बी इनवेरिएबल होना चाहिए। अगला, ये सारी बातें तो होनी चाहिए, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। किसी भी यूनिट को निर्धारित करेंगे तो सबसे पहले डिफाइंड होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों के होते हुए भी वो, मान लीजिए प्रॉपर्टीज तो हैं लेकिन वो कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बेकार है फिर तो क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है? दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। दे should be accepted to all। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जो भी यूनिट हम निर्धारित करें वो एक्सेप्टेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज थी, बेसिक प्रॉपर्टीज थी, आप लोग नोट कर लीजिए। इसको मिटा दें, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। पॉज कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब आते हैं मेन, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो इसमें हम देखेंगे और देखते हैं क्या होता है, कैसी होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेट ऑफ, पहले तो होता है सेट ऑफ फंडामेंटल। सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। जैसे इसको समझिएगा कि लेंथ है, जैसे मान लीजिए तो लेंथ है, तो लेंथ इंडिपेंडेंट है। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई में चौड़ाई होती है। अगर एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई में चौड़ाई होती है। लेकिन ये देखिए क्या है, लंबाई में चौड़ाई में क्या हुआ? एक तो लंबाई आ गई, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मेजर किया जा सकता है। एक ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मेजर किया जा सकता है। तो अब ये जो एरिया है, एरिया लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पर डिपेंड कर रही है, दोनों पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं उसको हम डिफाइन कर सकते, बल्कि उसे लेंथ एंड ब्रेड्थ के रूप में डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एरिया जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन लेंथ क्या है? लेंथ एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और लेंथ को हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, जैसे लेंथ है। और साथ ही साथ मास की बात करें, मास, तो मास और लेंथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मास और लेंथ में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई।
क्योंकि मास और लेंथ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और मास अगर हम किसी भी बॉडी का अगर हम मास डिफाइन करना चाहें तो वो उसको हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स आप जानते हैं फोर्स क्या होता है। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ पे जाएं तो ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, यानी फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, मास इंडिपेंडेंट है, फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, लेकिन मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कहते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसको डिफाइन करेंगे तो सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are completely independent to each other ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई कि एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती और वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी कि ये कुछ क्वांटिटीज तो होंगी ऐसी जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, और इसके अलावा जो अदर देन दीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके अतिरिक्त जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिकल क्वांटिटीज को से ही बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज can be expressed in terms of these physical quantities। All other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities, ठीक है। तो क्या है ये, a set of physical quantities which are completely independent to each other, ठीक। एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि सेट का मतलब क्या होगा कि ग्रुप होगा, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उनका एक समूह है, और ये फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इनके अतिरिक्त जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मास हमने बताया, मास और इनटू एक्सेलरेशन कर दें, मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। तो फोर्स क्या हो गया, अदर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और मास क्या है, मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। तो ये है सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज
which are completely independent to each other, and all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities are called set of fundamental physical quantities. ठीक है, quantities, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनके बारे में देखें। derived physical क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल quantities that can be expressed in terms of fundamental physical quantities the physical quantities that can be expressed in terms of fundamental quantities, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड derived physical quantities। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल कहलाती हैं, उसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डेराइव्ड में आएंगी। और डेराइव में इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें हम डेराइव करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे समझिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ले लो। एरिया में अभी हमने बताया कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ब्रेड्थ भी चूंकि मेजरमेंट लेंथ का हम किसी को भी लेंथ मान सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई में किसी को लंबाई चौड़ाई, तो ये जो है ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखें स्पीड की बात करें। स्पीड अगर है तो स्पीड में क्या होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस एक फंडामेंटल हो गई और टाइम जो है वो फंडामेंटल है। लेकिन स्पीड की बात करें तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम दोनों से मिल करके, दोनों को डिवाइड करके, टाइम से डिवाइड करते हैं डिस्टेंस को, तो स्पीड बन जाती है। तो स्पीड क्या कहलाएंगे, डेराइव्ड, और एरिया डेराइव्ड हो गया। ये फंडामेंटल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है एक सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो मीटर में आप मेजरमेंट करोगे,
और टाइम को सेकंड में मेजर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये स्पीड जो है स्पीड डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। स्पीड दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है और एक उसमें डिस्टेंस और एक टाइम। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, दोनों का ही प्रयोग किया गया है। तो स्पीड जो है वो डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा और टाइम पर भी डिपेंड करेगा। तो ये इसलिए कहा जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है, इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, उसके बाद अगर हम इंपल्स पे जाएं, ठीक है, मोमेंटम पे जाएं, संवेग पे जाएं, आवेग पे जाएं, तो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या ऐसा कह सकते हो कि फिजिक्स में कुछ तो होती हैं फंडामेंटल। अब कुछ का मतलब है यहाँ पर अगर हम डिफाइन करेंगे 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऐसी जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, और इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में बाकी की सारी फिजिक्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और उसके अतिरिक्त जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 उसके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले इसमें। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो कि फंडामेंटल के अंतर्गत आएंगी। उसके अतिरिक्त जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डेराइव्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो है हम लोग नोट कर लीजिए, इसको फिर हटा दें। चलिए, तो हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे सिस्टम्स की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यूनिट कहलाती है। ठीक है, यानी यूनिट क्या है, जो हमने अभी शुरू में डिफाइन किया कि यूनिट क्या होती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको जब मेजर करते हैं तो एक किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, और वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। जैसे अगर आपको मास मेजरमेंट करना है तो मास जब मेजर करेंगे तो मास के लिए हम क्या करेंगे, किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम क्या है, वो भी जो है फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा, वो मास का एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड जो वैल्यू वो किलोग्राम है, तो जो किलोग्राम है वो यूनिट हो गई। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होगी, फिजिकल जिसको कि हम लोग जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसको हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी, कौन निर्धारित करता है, तो उसके लिए क्या है कि जो पहले प्रचलित जो हमारे वैज्ञानिकों के जो प्रचलित सिस्टम थे जिनमें कि यूनिट के एक मानक निर्धारित किए गए थे, शुरू से किए गए, और आगे चल करके बाद में एसआई यूनिट आ गया। तो पहले जो है कितने प्रकार के सिस्टम जो प्रचलन में थे वो अभी भी हैं, उनको हम प्रचलन में लेके आते हैं, तो लेकिन उनका इस्तेमाल कम है। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम कितने तरीके के सिस्टम है जिसमें हम यूनिट का निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है एफपीएस। ठीक है, इसको फुट पॉन सेकेंड ऐसे ही पढ़ते हैं, फुट पॉन सेकेंड प्रणाली। यह इसको ब्रिटिश
ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम या एफपीएस। इसमें क्या होता है कि जो इस सिस्टम में लेंथ मास और टाइम, ये जो तीन क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पर इनको एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं। ये यहां पर इस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यानी कि लेंथ, मास और टाइम जो है ये फंडामेंटल होंगी और इसके अतिरिक्त जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, डेराइव्ड कहलाएंगी और उन्हें हम लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में ही उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में क्या होगा कि लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इसके अतिरिक्त जो भी डेराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वो इन्हीं लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेंथ के लिए फुट का इस्तेमाल करते हैं, फुट, इसको हम लोग फुट कहते हैं, शॉर्टकट में इसको एफटी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए फुट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फुट इसका एक यूनिट होगा। फुट क्या हो गया? यूनिट हो गया, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगी, स्टैंडर्ड जो यूनिट मानी जाएगी वो क्या होगी? फुट होगी। यानी कि अगर हमें कोई लंबाई मेजरमेंट करनी है तो हमें फुट से कंपेयर करना पड़ेगा। 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, आधा फुट, 1.5 फुट, 2.5 फुट जो भी होगा, तो हमें फुट के टर्म में हमें लेंथ को मेजरमेंट करना होगा जैसे। ठीक है, दूसरी बात, मास जो इसमें होता है, मास को हम इसमें लेते हैं पाउंड में, एलबी से इसको। मास जो होगा वो पाउंड में, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, 10 पाउंड, 18 पाउंड, 2.5 पाउंड, 3.5 पाउंड, जो भी हम कहें, तो मास जो है वो पाउंड में मेजर किया जाएगा। तो आपके पास कोई एक, मान लीजिए एक हाथी दे दिया गया, बकरी दे दी गई, हाथी को कहा गया कि आप मेजर करिए, तो आपने पाउंड में मेजर किया, कहा कि 400 पाउंड है, ये 4000 पाउंड है। बकरी को कहा कि 40 पाउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया है कि हाथी का जो मेजरमेंट किया, हाथी का जो हमने मास मेजरमेंट किया है वो पाउंड में किया है, बकरी का जो मास मेजरमेंट किया है वो पाउंड में किया है। ठीक है, तो कंपैरिजन यहाँ पर क्या होगा? मास का कंपैरिजन होगा, जो भी आपके फिजिकल क्वांटिटी जो दी गई होगी जिसको कि हमें मेजर करना है, तो उस क्वांटिटी को हम पाउंड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में हम पाउंड को रिप्रेजेंट कर देंगे। टाइम की बात करें तो टाइम इसमें सेकंड में मेजरमेंट किया जाएगा, टाइम सेकंड में होगा। टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस प्रणाली में हम लोग टाइम को सेकंड में, तो हमने क्या, फिर से इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं। यानी कि जो एफपीएस सिस्टम है इसमें हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो 3 होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो लेंथ होती है, मास होती है और टाइम होती है। लेंथ के लिए हम लोग फुट का इस्तेमाल करते हैं, फुट इसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट पाउंड होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। दूसरा सिस्टम है, नोट कर लीजिए, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, या इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। गॉसियन सिस्टम कहते हैं या सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में भी अगर हम बात करें तो लेंथ, मास और टाइम ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। यानी कि इसमें ये माना गया है, सिस्टम में माना गया है कि लेंथ, मास और टाइम ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। और लेकिन मास के लिए यहाँ पर, लेंथ के लिए क्या करते हैं कि लेंथ के लिए यहाँ पर हम फुट का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर, लेंथ के लिए सेंटीमीटर की यूनिट है सीएम,
मास के लिए इसमें देखिए क्या करते हैं, मास के लिए ग्राम, ठीक है, मास के लिए ग्राम, ग्राम का इस्तेमाल, स्मॉल जी या जीएम लिख लेते हैं, कभी कभी जीएम लिखते हैं, कभी जी लिख लेते हैं। मास जो है वो मेजरमेंट करेंगे ग्राम में, तो यहां से नाम से भी पता चलता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। टाइम के लिए सेकंड, यहाँ पर भी यूनिट सेकंड इस्तेमाल की जाएगी। यानी ये जो गॉसियन सिस्टम है या सीजीएस सिस्टम है, इस सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम है, और इन लेंथ, मास और टाइम के अतिरिक्त जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, और उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से प्राप्त होंगी, यानी कि कॉस लगा दें या इनको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से ही वो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज प्राप्त होंगी। नोट कर लीजिए। तो दो सिस्टम पढ़े हमने, एक एफपीएस सिस्टम पढ़ा, एक सीजीएस पढ़ा, एक और सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम बहुत पॉपुलर सिस्टम था, आगे चल के यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेस बनेगा। तो एमकेएस सिस्टम में क्या है कि एमकेएस सिस्टम में भी यहाँ पर फिर क्या किया गया कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम को माना गया। लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया, ठीक है। और इनके अतिरिक्त जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको हमने लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है वो लेंथ के लिए जो यूनिट दी गई वो मीटर है। लेंथ के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं एमकेएस प्रणाली में। दूसरी बात, जो मास है, मास को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। फर्दर टाइम हमेशा सेकंड में ही है, तीनों सिस्टम में याद रखिएगा कि टाइम को सेकंड में, एफपीएस सिस्टम हो चाहे सीजीएस सिस्टम हो चाहे एमकेएस सिस्टम हो, सब जगह पर टाइम को सेकंड में ही मेजर किया गया है, ठीक है। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो भी डायरेक्ट क्वांटिटीज होंगी वो इन्हीं मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम के बाद ये तीसरा सिस्टम था एमकेएस सिस्टम। इसके बाद जो सिस्टम आया, थर्ड था, इसके बाद जो सिस्टम आया 1971 में एक मीटिंग हुई पेरिस में, वही जो हमने बताया था आपको कि जो पेरिस में सेंटर है जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है मेजरमेंट को लेकर के, तो उसमें जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, तो उस जनरल कॉन्फ्रेंस में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, उस जनरल कॉन्फ्रेंस में एक स्टैंड, चूंकि तब तक क्या हुआ कि देखिए पहले समय में क्या था कि केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज का ही नॉलेज थी, 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानकारी थी, न्यूटोनियन के टाइम पे, न्यूटोनियन फिजिक्स के टाइम पे या क्लासिकल टाइम पे पहले। उसके बाद धीरे 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 करके और भी क्वांटिटीज आती गई, और भी रिसर्चेस होते गए, उसमें टेम्परेचर भी आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी आ चुकी थी तब तक, और उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी मेजरमेंट करना था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आ गई थी। तो इस तरीके से कई सारी और क्वांटिटीज भी जिनका कि देखी गई, और वो फंडामेंटल टाइप की थी। मतलब उनको हम अगर बात करें कि हम इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के रूप में ही उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी और दूसरे पर मास पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये था कि जो मीटिंग हुई 1971 में, 1971 में मीटिंग हुई, और वहां पर इसी को एक्सटेंशन मिला, एमकेएस सिस्टम को एक्सटेंशन मिला। इसमें केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इसमें 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज और जोड़ दी गई, ठीक है, यानी कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, और फिर उसको कहा गया एसआई सिस्टम,
SI सिस्टम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम कहा जाता है इसको। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको बोलते थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये एक तरीके से एक्सटेंशन था, एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंशन था, जिसमें कि टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल हैं, और 2 कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे सप्लीमेंट्री कर सकते हैं उनको, 2 सप्लीमेंट्री हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल हो गई और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। ये जो सेट है, इस सेट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।